आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट सत्र की। आज से शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान विकसित भारत, जी राम जी अधिनियम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर चर्चा की मांग की है, जिसे लेकर सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मनाया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समुदाय के लिए उनके योगदान को याद किया गया। वहीं सरदार पटेल की 150वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और भी मजबूत किया। आपको बता दें, पूरा देश इस बात का गवाह बना कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती समारोह ने देश को संगीत और एकता की भावना से भर दिया। जब देश अपने पूर्वजों के योगदान को याद करता है तो नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती है, जो विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को और तेज करती है। उन्होंने कहा, भारत में 4 करोड़ गरीबों के पक्के घर पिछले 10 सालों में बने। चावल उत्पादन में भारत ने सबको पछाड़ दिया है। मछली उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत ने काफी तरक्की कर ली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल अजीत पवार लंबे समय से राज्य की सियासत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, आज सुबह बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसा हुआ और वो विमान हादसे के शिकार हो गए। 66 वर्ष की उम्र में उनका आज निधन हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता अजीत पवार पिछले 13 वर्षों में 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। वो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक गैर लगातार उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेता भी रहे। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता माना जाता है। आपको बता दें, 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय ये पद छगन भुजबल को मिला था। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में आया। उन्हें इसके लिए इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और वो फिर से अपने पद पर लौट गए। तो आज प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें, इस अवसर पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं, पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूंगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ही दुखद है। एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है। और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया। और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको, बस यही दुआ है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे। निधन हुआ है। तो प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हुआ। बारामती हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं उनकी मौत को लेकर सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सभी लोगों ने ये
कहा है कि ये बेहद दुखद घटना है। डीजीसीए ने भी मौत की पुष्टि कर दी है। अजीत पवार जो एक प्रॉमिसिंग लीडर के रूप में जाने जाते थे, महाराष्ट्र के बारामती में उनका पूरा सपोर्ट रहा है। जनता उन्हें पूरे विश्वास के साथ हमेशा बारामती में उन्हें विजयी बनाती रही है। एक जननायक के रूप में अजीत पवार जो है वो जाने जाते हैं। बारामती के लोगों से उनका एक अगाध ही प्रेम था। हमेशा से बारामती में वो जीतकर आए रहे हैं। जनता का विश्वास उन्होंने हमेशा जीता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक अहम क्षति मानी जा सकती है। अजीत पवार का आज निधन हो गया। बारामती हादसे में वो उनका निधन हुआ है। इस दौरान आपको बता दें 5 लोग उनके साथ मौजूद थे, उनका भी निधन हो गया। तो लैंडिंग की कोशिश करते समय ये प्लेन क्रैश हुआ जिसमें अजीत पवार की मौत हो गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है अजीत पवार के निधन को लेकर। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परियोजनाओं के प्रति उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। भावभीनी श्रद्धांजलि जो है अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। तो आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अजीत पवार का आज निधन हो गया। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपना शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का निधन अत्यंत दुखद है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आपको बता दें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस समय काफी चर्चे में है और इसी बीच उनका एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या की घटना के बाद केवल सरकारी रेवड़ी बांटकर हमें जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब हम यहां से चले जाएं। इस घटना ने हमारी आत्मा को गहरा चोट पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि किसकी हार है और किसकी जीत है ये समय ही बताएगा। तो आपको बता दें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मेले से काशी के लिए अब प्रस्थान कर चुके हैं। प्रस्थान के समय उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन केवल सुविधाएं देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि इस तरह की पहल उनके लिए समाधान नहीं है और उन्हें गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वामी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, न कि बाहरी प्रलोभनों से प्रभावित होना। उनके प्रस्थान ने संबंधित प्रशासनिक और धार्मिक समुदाय में भी चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें उन्होंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म की जनता को इस पर निर्णय लेना चाहिए और वास्तविक फैसले अभी बाकी हैं। हार जीत की घोषणा तब होगी जब संपत्ति अपना निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने जो अपराध किया उसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। उनका कहना था कि उनके जीवन में ये सबसे बड़ा दुख है। हालांकि पहले भी कई दुख झेले हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्णय के बाद सनातन धर्मियों के लिए ये दुख और भी बढ़ गया है। इस दुख की भरपाई कौन करेगा, कौन सा नेता या पार्टी आएगी, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो आपको बता दें प्रयागराज से अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो काशी के लिए रवाना हो चुके हैं। झकझोरा है प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की
संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। जो कुछ कहना था सब कहा जा चुका है। एक बात आपको बतानी है कि कल सायंकाल और आज प्रातःकाल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी के माध्यम से अखिल भारतीय धर्म संघ के श्रीमान जगजीतन पांडे जी की ओर से और हमारे मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के माध्यम से एक पत्र, एक प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपकी शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार है। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। ये भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक SOP बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फूल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई SOP स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता और स्वदेशी के प्रबल पक्षधर थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आगे योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि उनका अदम्य साहस, अखंड समर्पण, अटूट देशभक्ति और त्यागमयी जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमूल्य धरोहर है, जो हमें सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे अभियानों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि किसी संगठन या दल को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी अतिक्रमण की जानकारी है तो उसे प्रशासन और संबंधित विभागों को दी जाए, ताकि विधि के अनुसार कार्रवाई हो सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य में सभी कार्रवाइयां कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही की जा रही है और कानून सभी के लिए समान है।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान पूरी तरह से संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से चलाया जा रहा है। देखिए, कानून के तहत सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है, तो सबको बताना चाहिए। बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं। और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। आपको बता दें, इसी बीच कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है और विभिन्न वर्गों के बीच जानबूझकर आपसी दुश्मनी पैदा कर रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यूजीसी पर सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब यूजीसी के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। कानपुर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यूजीसी को लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी सोची समझी राजनीति के तहत लगातार समाज में विघटन कराने का काम करती है। ये एक बार और उन्होंने समाज में विघटनकारी काम किया है। कहीं ना कहीं सवर्णों को बैकवर्ड को एससी से, एससी को एसटी से, सबको वर्गों को आपस में लड़ाने की साजिश करी है ताकि लोग इन्हीं झगड़ों में उलझे रहें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नफरत से पैदा हुई है। पहले उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाया और हिंदू मुस्लिम पे लड़वा करके हिंदू शंकराचार्य तक को नहीं छोड़ा, मंदिरों तक को नहीं छोड़ा। पहले धार्मिक आधार पर लड़वाते रहे, जातीय आधार पर लड़वाते रहे, अब वर्गों को लड़वाते हैं। ये केवल दो काम करने वाली पार्टी है, लड़ते रहिए या लाइन में लगे रहिए। आपने देखा होगा पहले सीएनआरसी के नाम पर किस तरीके से उन्होंने किया। आपने किसान बिल के मुद्दे पे देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। और नोटबंदी हो, कोविड का टीका हो, राशन की दुकानें हो, एसआईआर हो, कहाँ का उन्होंने लाइन लगवाई। भारतीय जनता पार्टी की सीधी राजनीति है, फूट डालो, राज करो, लड़ते रहो, लाइन में लगे रहो। यही इसकी नई पैतरा है, लेकिन जनता समझ चुकी है ये चलने वाला अब नहीं है। यूजीसी के विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी इस्तीफा। देखिए, ये बात विरोध और समर्थन की नहीं है। बात यह है कि आवश्यकता कहाँ पड़ गई। यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कौन सा विषय था जिसके लिए कानून पहले से उपलब्ध नहीं था। इस तरह का विघटनकारी कानून लाने की जरूरत क्या थी, जब छात्र तो बड़े निर्मल हृदय के होते हैं, आपस में दोस्ती होती है तो उसमें जात पात धर्म नहीं आता है। वहां पर इससे विघटन नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ अभी अगर लोगों की आंखें खुली होंगी तो हमें लगता नहीं कि वो पर्याप्त है। बड़े पैमाने पे इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या करेगी यूजीसी पर? देखिए, हम लोग स्पष्ट है, हम लोग समाज को बांटने की राजनीति नहीं करते, हम लोग समाज को जोड़ने की राजनीति करते हैं। हमारा सीधा कहना है कि पहले हम शिक्षा का स्तर बेहतर करें, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, सुरक्षा बेहतर करें, व्यापार बेहतर करें। हमारा राजनीतिक उद्देश्य समाज को जोड़ने का होना चाहिए, समाज में विघटन का संदेश नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि यूजीसी का जो विरोध है वो सोशल मीडिया से हटकर जमीनी स्तर पर तेजी से हो गया। लगातार जो देश भर में लोग हैं वो यूजीसी के विरोध में उतर रहे हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया प्रेस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नोएडा की एक कंपनी ने डिजिटल इंडिया के दौर में बढ़ते साइबर स्कैम से निपटने के लिए एआई पावर्ड साइबर सुरक्षा ऐप अरिस्टा साइबर कॉप विकसित किया है। आपको बता दें, कंपनी के सीईओ डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवाल के मुताबिक ये ऐप प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मॉडल पर काम करता है और संभावित ठगी को होने से पहले ही भांपकर रोक देता है। अरिस्टा स्कैम कॉल, फर्जी वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स की असलियत की पहचान करता है और ब्राउजिंग के दौरान खतरे की चेतावनी भी देता है। ऐप पूरी तरह मेड इन इंडिया और यूजर का निजी डेटा स्टोर नहीं करता। ये रियल टाइम सुरक्षा प्रदान करते हुए साइबर ठगी पर प्रभावी लगाम लगाने में सक्षम है। तो नोएडा ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाए जाने के लिए साइबर कॉप ऐप डेवलप किया गया है। स्कैम से पहले ही पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है। तो मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवाल है। मैं अद्यंता लैब्स का सीईओ हूँ। अद्यंता लैब्स हमारी कंपनी नोएडा में है।
हमने एरिस्टा साइबर कॉप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है आज। इट इज़ नॉट जस्ट एन ऐप, वो कंप्यूटर वर्जन के लिए भी अवेलेबल है और मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी अवेलेबल है। ये वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। इस ऐप में ये ऐप जो है ये प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव मॉडल पे बना हुआ है। इस ऐप के थ्रू हम लोग ये अचीव करना चाह रहे हैं कि जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, वो डिजिटल स्कैम जितने भी हैं, जैसे कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, फेक लिंक्स होते हैं, फेक वेबसाइट होती है, तो ये ऐप बिकॉज दिस इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस AI, तो ये क्या करता है कि ये यूज़र को रियल टाइम इंटीमेट करता रहेगा। जैसे आपके पास कोई कॉल आई, अब स्पैम कॉल्स के लिए तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि ये कॉल स्पैम है, लेकिन स्पैम कॉल्स आर जनरली हार्मलेस। स्पैम कॉल जो मार्केटिंग कॉल्स होती हैं वो हार्मलेस होती हैं, उनके थ्रू कभी भी स्कैम्स नहीं होते। स्कैम कॉल जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो एरिस्टा इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि स्कैम कॉल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। आपके पास कॉल आया, आपके मोबाइल स्क्रीन पे इंटीमेशन आ गया कि दिस इज़ अ स्कैम कॉल, तो यूज़र जो है वो इंटीमेट हो जाएगा। जो साइबर फ्रॉड्स की कॉल होती हैं, जो डिजिटल अरेस्ट की कॉल्स होती हैं, वो सारा पहले ही यूज़र ओके। तो मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवार है, मैं अद्यंता लैब्स का CEO हूँ। अद्यंता लैब्स हमारी कंपनी नोएडा में है। हमने एरिस्टा साइबर कॉप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है आज। इट इज़ नॉट जस्ट एन ऐप, वो कंप्यूटर वर्जन के लिए भी अवेलेबल है और मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी अवेलेबल है। ये वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। इस ऐप में ये ऐप जो है ये प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव मॉडल पे बना हुआ है। इस ऐप के थ्रू हम लोग ये अचीव करना चाह रहे हैं कि जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, वो डिजिटल स्कैम जितने भी हैं, जैसे कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, फेक लिंक्स होते हैं, फेक वेबसाइट होती है। अब सीधे आपको ले चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां CM योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्याम धनी राय जी, श्रीमती सैयदा खातून जी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री महेश चंद्र शुक्ल जी, पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, नगर पालिका नौगढ़ के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, संजय सिंह जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती साधना चौधरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, मंच पर उपस्थित नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, लालजी त्रिपाठी जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण, सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों,
आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, महोत्सव इस शब्द ही अपने आप में एक विराटता को लेकर के चल रहा है। मनुष्य अपने आप में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते उसके मन में मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भाव सदैव बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कृति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, एक सकारात्मक दिशा में पहल करें, परिणाम अवश्य अच्छा आएगा। याद करिए, आज से 2500 वर्ष पहले यह जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हो, धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।